हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। यहाँ पे आपको दो टाइप के कंस्ट्रक्ट्स दिख रहे होंगे, एक है इंटरवीनिंग वेरिएबल और एक है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। ये वेरिएबल कह लो या आप इसको कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हो, इससे नाम से फर्क नहीं पड़ता। तो एक इंटरवीनिंग वेरिएबल दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है। देखो, इंटरवीनिंग वेरिएबल में बोला है इट इज़ अ कंस्ट्रक्ट विच इज़ यूटिलाइज्ड एज अ समरी टर्म। समरी टर्म की तरह यूज होता है फॉर अ ग्रुप ऑफ अदर कंस्ट्रक्ट। मतलब एक ऐसी चीज, ऐसा कंस्ट्रक्ट है जिसके अंदर कई सारे अदर कंस्ट्रक्ट भी आ जाते हैं और इट हैज़ नो मीनिंग अपार्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच यूज। तो एक तो आपका कीवर्ड हो गया समरी टर्म, दूसरा कीवर्ड हो गया आपका कंटेक्स्ट। मतलब जिस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, इट इज़ ओनली मीनिंगफुल इन द कंटेक्स्ट इन विच इट हैज़ बीन यूज। मीन्स कि हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उस टाइम उससे रिलेटेड अगर वो कंस्ट्रक्ट है तो ही उसका कोई मतलब बनेगा। अगर हम जनरली उसकी कोई बात करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसको समझने के लिए, मतलब एक कंस्ट्रक्ट होने के लिए एक कंटेक्स्ट होना चाहिए या एक बैकग्राउंड होना चाहिए जिससे रिलेटेड उसकी बात करी जा रही है, तभी वो एक इंटरवीनिंग कंस्ट्रक्ट बनेगा। विच आगे लिखा है कि जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि क्लार्क हल ने क्या किया था, एक बिहेवियरिस्ट थे, तो उन्होंने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग बताते टाइम एक इंटरवीनिंग वेरिएबल का बताया, यूज़ किया था इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्योरी। हल डिफाइंड रिएक्शन पोटेंशियल, ये एक वर्ड, अब देखो इन्होंने एग्जांपल आपको दे रखा है, ये इंटरवीनिंग वेरिएबल का एग्जांपल है। अब आपसे जनरली कोई पूछे रिएक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो एक जनरल वे में तो कोई बता भी नहीं पाएगा क्या होता है या इसका कोई मतलब नहीं बन रहा। लेकिन आप इसको किसी कंटेक्स्ट के साथ जोड़ के देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिट, स्ट्रेंथ एंड ड्राइव। तो हल कहते हैं कि रिएक्शन पोटेंशियल जो होता है ना, हैबिट, स्ट्रेंथ और ड्राइव का कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पे देखो ये कैसे हुआ इंटरवीनिंग वेरिएबल, क्योंकि एक तो ये समरी टर्म हो गई, इसके अंदर दो चीज़ें और आ रही हैं, एक हैबिट स्ट्रेंथ और दूसरा ड्राइव, दो चीज़ें और आ रही हैं। और दूसरा ये कंटेक्स्ट में बात हो रही है। किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है? लर्निंग थ्योरी के कंटेक्स्ट में। अगर वैसे जनरली बोलेंगे कि रिएक्शन पोटेंशियल, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब यही होगा जो ये हल बोल रहे हैं। लेकिन अगर लर्निंग थ्योरी की बात हो रही है तो हल के अकॉर्डिंग लर्निंग थ्योरी में रिएक्शन पोटेंशियल जो होता है उसके अंदर हैबिट, स्ट्रेंथ और ड्राइव दोनों चीज़ें आती हैं। तो हमने रिएक्शन पोटेंशियल को एक कंटेक्स्ट से भी जोड़ दिया और उसके अंदर की दो टर्म्स को समझा, इसलिए उसको एक समरी टर्म का भी नाम मिल गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं या इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं उसको ये इंटरवीनिंग वेरिएबल या इंटरवीनिंग कंस्ट्रक्ट्स बोलते हैं। क्योंकि अब इसके ऊपर रिसर्च हो रही होती है और इसको हम बहुत ज़्यादा डीपली और ऑपरेशनली डिफाइन कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कॉन्सेप्ट ना बोल के कंस्ट्रक्ट में चेंज कर दिया जाता है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो पहले तो आपको कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्लियर करना है, तो आप प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देखिए और एक जो अलग से बनी हुई है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट को भी डिफ्रेंशिएट किया है। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आपको ये आगे की टाइप समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ये पहला टाइप जो है उसमें ये बोल रहे हैं कि एक तो ये समरी टर्म होनी चाहिए जिसके अंदर और सारी टर्म्स भी आ जाती हैं। दूसरा ये किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब इनको किसी चीज़ से जोड़ के, किसी और थ्योरी से जोड़ के बोलेंगे तब वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होगा। तो रिएक्शन पोटेंशियल इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल सिंस इट इज ओनली समराइजेज द अदर कंस्ट्रक्ट। इन दोनों को समराइज करा है इसलिए ये एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है एंड हैज़ ओनली मीनिंग इन रिलेशन टू देम। तो इसी से, इन्हीं से रिलेट करेंगे तभी इसका कोई मीनिंग निकलेगा। एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरवीनिंग वेरिएबल इज हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी को भी इन्होंने बोला एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है। जैसे कि क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम दूसरी चीज़ें भी ला सकते हैं। हॉस्टिलिटी में हम एग्रेशन भी ला सकते हैं और एग्रेशन के अलावा वायलेंस भी लाया जा सकता है। मतलब दो तीन चीज़ों को जोड़ के हम बोल सकते हैं कि हॉस्टिलिटी है। तो समरी टर्म हो गया और वो किसी एक चीज़ के रिलेशन में ही बोलने से पता चलेगा कि उसका क्या मतलब है। तो ये इन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल को इस तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। तो ये इनके अकॉर्डिंग इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं। फिर इन्होंने बोला हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। तो दूसरा आता है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। दो टाइप के कंस्ट्रक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो पहला था इंटरवीनिंग वेरिएबल, दूसरा है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। इज अ थ्योरेटिकल टर्म विच इज एम्प्लॉयड टू डिस्क्राइब समथिंग रियल। जब हम कोई चीज़ रियल, कोई चीज़ डिस्क्राइब करने के लिए कोई थ्योरेटिकल टर्म का यूज़ करते हैं, मतलब हम कोई रियल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए किसी हाइपोथेटिकल टर्म का यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा आयरॉनिकल है यहाँ पे
कि आप एक रियल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल टर्म का यूज कर रहे हैं, उसको हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं। इसका मतलब अभी हम समझेंगे। दैट इज इट इज एन इंटरमीडियरी विच हैज टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एक तो आपका ये कीवर्ड हो गया कि ये थ्योरेटिकल टर्म होती है जो किसी रियल चीज को डिस्क्राइब करती है। दूसरा कीवर्ड हो गया कि इसके टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हैबिट स्ट्रेंथ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर भी जैसे हैबिट स्ट्रेंथ का एग्जांपल लिया था, डिफाइंड बाय हल एज द नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड ट्रायल। कितनी बार हम बार बार कोई चीज़ करेंगे उतनी हमारी हैबिट स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी आदत बनेगी, ठीक है। इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। अगर अपने आप में देखें कि हैबिट स्ट्रेंथ जो है ना वो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो हमारी रियल हैबिट को या रियल बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहा है। हैबिट स्ट्रेंथ क्या है? हैबिट स्ट्रेंथ का कोई मतलब आप इसको कोई ऐसे जनरली आप देख नहीं सकते उसको, आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि मेरे अंदर कितनी हैबिट स्ट्रेंथ है आपको, लेकिन कैसे पता चलेगा? मेरे बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो मेरा बिहेवियर तो रियल में दिख सकता है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट यूज किया हुआ है, हैबिट स्ट्रेंथ। ओके, एंड अनदर एग्जाम्पल इन्होंने लिया रिफ्लेक्स। जैसे रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं ना, जैसे हम अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ऐसे एक और रिफ्लेक्स एक्शन होता है नी जर्क। तो occurs when a small force is sharply applied at the appropriate point on the knee। नी पे आप कहीं पे मारो किसी के पर्टिकुलर पॉइंट पे तो एकदम से नी जर्क करता है, तो वो डॉक्टर्स को पता होता है कौन से पॉइंट, वो एक रिफ्लेक्स है। वैसे देखा जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स हमारे अंदर वैसे नहीं दिखेगा। अगर हम बोले मेरे में रिफ्लेक्स है या नहीं है, कैसे दिखेगा? जब तक मैं आंखें ब्लिंक नहीं करूँगी, जो ऑटोमेटिकली हमारी आईज ब्लिंक होती है जब आँख में कुछ जाता है, या और जो नी जर्क या इस तरह के रिफ्लेक्सेस हैं, जब हम वो पर्टिकुलर बिहेवियर देखेंगे जो रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्सेस हैं, नॉर्मल रिफ्लेक्सेस हैं। तो दैट मीन्स ये रियल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए टैंजिबल वर्ड यूज करा हुआ है, हाइपोथेटिकल वर्ड यूज करा हुआ है। एंड रिफ्लेक्स इज अ हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। अब ये दो चीज़ें इन्होंने आपको समझाई कि एक तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं जो समरी टर्म होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स को कंबाइंड करके एक टर्म बोलते हैं और वो किसी कंटेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं। दूसरा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, यानी कि हाइपोथेटिकल वर्ड्स होते हैं जो हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमारी रियल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब इन्होंने फर्दर एक एग्जाम्पल आपको दिया है इन्हीं दो चीज़ों को समझाने के लिए कि जैसे सपोज नॉलेज है, नॉलेज को इन्होंने बोला है कि नॉलेज इज अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग एंड इंटेलिजेंस। अगर हम नॉलेज को देखें तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है कि अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग कैसे हुई है और इंटेलिजेंस कितनी है। तो अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग कुड बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड ट्रायल अ पर्सन रिसीव्स। कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि कितनी बार उसको बार बार एक चीज़ रिपीट करके दिखाई गई है। बचपन से होता है ना, जैसे हमें बार बार कंडीशनिंग कर देते हैं कि नमस्ते बोलना चाहिए कोई आए तो वो कंडीशनिंग हो जाती है हमारे अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है कि कोई हम किसी से मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं। तो नंबर ऑफ रीइंफोर्स्ड ट्रायल्स होता है अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग, और IQ एक पर्सन का स्कोर होता है, ये हम सबको पता है। तो K कुड बी डिफाइंड एज, K यानी कि नॉलेज कुड बी डिफाइंड एज बीइंग अ फंक्शन ऑफ A and C, AC एंड IQ। मतलब नॉलेज को ही कहते हैं कि इसको ना हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट है उसको हम नॉलेज बोल सकते हैं। कि नॉलेज, वैसे तो नॉलेज बहुत कुछ हो सकती है, पर अभी ये कोई थ्योरी की, पर्टिकुलर थ्योरी की बात या कोई कंटेक्स्ट की बात हो रही है। सपोज यहाँ पे एक कंटेक्स्ट बनाया जा रहा है कि नॉलेज का मतलब है कि अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग कितनी बार हुई और उसकी इंटेलिजेंस कितनी थी कि उसने उसको कितनी जल्दी समझ लिया, ठीक है। Therefore AC and IQ are hypothetical constructs। AC और IQ तो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गए क्योंकि कंडीशनिंग जो है उससे हमारा बिहेवियर नज़र आता है, कि बिहेवियर से हमें पता चलता है कि कितनी कंडीशनिंग हो रखी है। IQ स्कोर से हमें पता चलता है कि कितनी इंटेलिजेंस है। तो ये दोनों हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हो गए बिकॉज दे डिस्क्राइब समथिंग रियल एंड आर डिफाइंड डायरेक्टली बाय द ऑपरेशंस। उनको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बिहेवियर में हम मेजर कर सकते हैं कितनी बार वो बिहेवियर हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कितनी कंडीशनिंग है। IQ में हम मेजर कर सकते हैं कितना IQ है, तो हम बता सकते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल कितना है। तो जिस चीज़ को हम रियल में मेजर कर सकते हैं उसको समझाने के लिए इन्होंने जो टर्म्स दिए हैं वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट होते हैं। ऑन दी अदर हैंड K इज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। K इंटरवीनिंग वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये दोनों को समराइज कर रहा है, दोनों को मिला के नॉलेज, और ये एक कंटेक्स्ट के रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज की बात नहीं हो रही। जनरली हम नॉलेज को कई सारी चीज़ों में बोल सकते हैं कि नॉलेज तो बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है।
अब यहाँ पे लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया जा रहा है कि नॉलेज जो होगी उसको हम अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग इनटू इंटेलिजेंस यानी दोनों का प्रोडक्ट मानेंगे। तो नॉलेज एक तरह का इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया जिसके अंदर दो चीज़ें हमने मिक्स करके समराइज कर दिया कि वो नॉलेज है, और ये कंटेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज क्या हो गया, इंटरवीनिंग वेरिएबल हो गया। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको दिया इन्होंने जिससे आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपने होना नहीं है। अब ये कह रहे हैं इफ k were defined as the number of correct solution a person achieved the knowledge test and then k could be called as hypo। अब सेम चीज़ है, अब यहाँ अभी हमने बोला नॉलेज इंटरवीनिंग वेरिएबल है क्योंकि वो इन दोनों को समराइज कर रही है, लेकिन हम इसी चीज़ को हम हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट भी बना सकते हैं। अगर हम बोलें कि टेस्ट में आपने कितने आंसर सही किए हैं उसको मेजर करके जो स्कोर आएगा उससे हमें पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज है। तो अब यहाँ पे नॉलेज क्या हो गई, ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जो किसी रियल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकल टर्म यूज होती है जिसको मेजर किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपने कितने आंसर ठीक किए हम देख सकते हैं, आपने कितने आंसर ठीक किया हम उसको मेजर करके स्कोर निकाल सकते हैं। और अगर हम बोलते हैं कि नॉलेज कितनी है, इससे पता चलता है कि आपने कितने आंसर ठीक किए, उस टाइम नॉलेज को आप एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट की तरह यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे इनका ये है कि सेम चीज़ आप इंटरवीनिंग वेरिएबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो और सेम चीज़ आप एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उसको यूज़ किया है। जैसे यहाँ नीचे जो एक्सरसाइज दे रखी है इन्होंने, यहाँ पे इनका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट एज यूज्ड, मतलब किस तरह यूज किए गए हैं कंस्ट्रक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, जैसे थिंकिंग एक कंस्ट्रक्ट है, मेंटल एक्टिविटी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, अराउजल हो गया और ये रीइंफोर्समेंट हो गया, ये सब कंस्ट्रक्ट है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको यूज किस तरह किया गया है उससे बताओ कि ये हाइपोथेटिकल बन रहा है कि ये इंटरवीनिंग बन रहा है। तो एक ही चीज़ को हम किस तरह स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे हैं या अपने रिसर्च में उसको किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो जो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्ट है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल की तरह काम कर रहा है या वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एक रियल फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रही है, मतलब जैसे बिहेवियर हो गया उसको डिस्क्राइब कर रही है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गया। अगर कोई चीज़ ऐसे यूज़ करी गई है कि जो दूसरे सारे कंस्ट्रक्ट को समराइज कर रही है तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली लाइन है जैसे थिंकिंग इज द मेंटल एक्टिविटी लीडिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पे जो थिंकिंग है उसको ये कह रहे हैं एक मेंटल एक्टिविटी होती है जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बिहेवियर होता है जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, रियल अगर हम देखें तो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और थिंकिंग एक मेंटल एक्टिविटी है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम मेंटल एक्टिविटी को कैसे देख सकते हैं, जब हम उसका बिहेवियर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो थिंकिंग की वजह से होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, उसका ये बिहेवियर जो होता है वो मेंटल एक्टिविटी की वजह से होता है जो कि थिंकिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पे थिंकिंग क्या हो गया, क्योंकि ये किसी रियल फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि हमने ऊपर उसमें पढ़ा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे लिखा है कि कोई रियल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए एक हाइपोथेटिकल टर्म यूज करी है। ठीक है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर है जो रियल फिनोमिना है उसको हम देख सकते हैं, तो उस केस में उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मेंटल एक्टिविटी जो यूज होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने एक वर्ड दिया है थिंकिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन हम उसको कैसे देख सकते हैं, रियल वर्ल्ड में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर से देख सकते हैं। ऐसे दूसरा वर्ड है अराउजल। अराउजल इज द आएगा यहाँ पे। अराउजल इज द इंक्रीज इन न्यूरल एक्टिविटी इन द लोअर ब्रेन स्टेम फॉलोइंग स्टिमुलेशन। मतलब एक स्टिमुलेशन की वजह से जब हमारी ब्रेन स्टेम की न्यूरल एक्टिविटी बढ़ जाती है उसको अराउजल बोलते हैं। मतलब अराउजल को समझा रहे हैं, अराउजल का मतलब है कि जब हमारे ब्रेन में जो न्यूरल एक्टिविटी है जब वो बढ़ जाती है उसको अराउजल बोलते हैं। यहाँ पे अराउजल क्या है, एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल है। अब यहाँ पे देखो क्या ये समराइज कर रहा है किसी और एक्टिविटी को, क्या यहाँ पे ये किसी और कंस्ट्रक्ट के बारे में बात कर रहा है या उसको समराइज कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा बिहेवियर जो है, जो हमारी बिहेवियर को समझा रहा है कि अराउजल क्या चीज़ होती है जब हमारे
न्यूरल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्या हम न्यूरल एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल मेजर कर सकते हैं। हम fMRI के थ्रू या और जो मशीन्स होती हैं जिससे हम ब्रेन एक्टिविटी मेजर करते हैं उसके थ्रू हम अपनी न्यूरल एक्टिविटी को देख सकते हैं कि वो बढ़ रही है या घट रही है। यानी कि ये रियल फिनोमिना है जिसको देखा जा सकता है, और इसको वो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए एक हाइपोथेटिकल टर्म यूज करा गया है विच इज अराउजल। तो ये आपका हो गया हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट कह रहे हैं समथिंग दैट मेक्स यू वांट टू रिपीट द बिहेवियर दैट वाज रिवॉर्डेड। अब रीइंफोर्समेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप कितने मोटिवेटेड हो, आपने कितनी बार आपको कंडीशनिंग करी गई है, कितने ट्रायल आपने करे हैं, आप कितने सेल्फ ड्रिवन हो किसी चीज़ को करने के लिए, वो सारी चीज़ें मिलकर रीइंफोर्समेंट होती है। मतलब एक बिहेवियर को दोबारा रिपीट कराने के लिए रीइंफोर्समेंट दी जाती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आपको किस तरह रीइंफोर्स किया गया है, बिकॉज इट समराइज कर रहा है बहुत सारे अदर कंस्ट्रक्ट्स को। तो ये एक इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगा रीइंफोर्समेंट। इंटरवीनिंग मतलब दो चीज़ों के बीच में इंटरवीन कर रहा है कि एक बिहेवियर, एक स्टिमुलेशन है और एक रिस्पॉन्स है, उसके बीच में रीइंफोर्समेंट है जिसकी वजह से वो हो रहा है, और वो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि आप कितने मोटिवेटेड हो उस पर भी डिपेंड करता है, आपकी कंडीशनिंग कितनी बार हुई है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें। Then the id is the deepest part of the psyche and motivates our base desires. तो id क्या है? हमारे जैसे हमने फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ी है कि जो id होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है जिसकी वजह से हम अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि डीपेस्ट पार्ट है साइकी का जो हमें मोटिवेट करता है अपने बेस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पे id को इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, हम id को तो देख नहीं सकते, इट इज़ नॉट विजिबल, ठीक है, करेक्ट, बट हम क्या देख सकते हैं कि हमारा बिहेवियर, कि हम डिज़ायर्स अपने फुलफिल करने के लिए कितने मोटिवेटेड रहते हैं। अगर कोई पर्सन है जो हमेशा अपने प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करता है, जिसका बिहेवियर हमेशा होता है अपने आप को प्लेजर देना, हमेशा अपने प्लेजर्स को फाइंड करना, उसके बिहेवियर से देख के आप ये बता सकते हो कि उसका जो साइकी है, उसका इड जो है वो उसको मोटिवेट कर रहा है उन चीज़ों को करने के लिए। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं हम, तो कहते हैं ना कि इसका इड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो उसको जो चाहिए वो उसको रोके मांग लेता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो क्या है, हम एक रियल फिनोमिना देख रहे हैं, बिहेवियर देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट समझा रहे हैं कि इड होता है जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे इड क्या हो गया, ये एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो गया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, आप इसको अगर दोनों तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये तो दोनों ही कैटेगरीज में फिट हो रहे हैं। कहीं पे आपको लगेगा कि ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं, कहीं लगेगा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, पर आपने यहाँ पे ध्यान ये देना है कि उसको इन्होंने किस स्टेटमेंट को कैसे यूज़ किया गया है। तो वही चीज़ वहाँ पे हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट चेंज करके बोलोगे ना तो वही चीज़ इंटरवीनिंग वेरिएबल भी बन सकती है। तो थोड़ा सा ट्रिकी एक्सरसाइज है ये, आप इसको थोड़ा समझो फिर से, और आप इसको बार बार रिपीटेड उसमें देखो ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि ये होता क्या है, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो आई हैव ट्राई टू मेड इट सिंपल फॉर यू एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।